बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईनी तरमीम के हवाले से हिजान की कैफियत खत्म हो गई, ये कहना था वजीर कानून का, और उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम का मुसव्विदा कमेटी में पेश हो गया है, अब तमाम सियासी जमातों को इत्तफाक राय करना होगा। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा आईनी तरमीम के हवाले से एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमें वक्त दें, हमसे बात करें, दूसरी जानिब धमकाने की कोशिश करती है। इंतजार करेंगे लेकिन ज्यादा इंतजार नहीं करते, हुकूमत भी चलाना होती है। मेरे साथ मौजूद है शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान मुस्लिम नून से मुझे ज्वाइन किया है इख्तियार वली खान साहब ने। इख्तियार साहब, सर आप ही फरमाइएगा, सर ये काम पहले कर लेते, इतने लंबे अरसे आप लोगों ने लोगों को जो है वो हिजान में रखा। खुद अगर वजीर कानून ये कह रहे हैं कि हिजान में रखा, तो इसका मतलब जो हम सोच रहे थे वो भी ठीक था कि आप लोग छुपा छुपा के मुसव्विदा बैठे हुए थे, पेश नहीं हो रहा था, आपने पेश भी कर दिया है, कमेटी के अंदर भी आ गया, डिस्कशन भी हो गई है, तो ये काम 20-25 दिन पहले कर लेते सर। थैंक यू वेरी मच फवाद। देखें, जब भी इस तरह की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है तो जब तक वो कमेटी में पेश ना हो या पार्लियामेंट में पेश ना हो, उस पर डिबेट ओपन करना जो है, इस तरह माजी में कोई रिवायत है नहीं। ये जो डिमांड थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही डिमांड आती रही कि मुसव्विदा ये, मुसव्विदा वो। बल्कि इन्होंने ये भी कहा था कि मुसव्विदा जो है वो तो वज़ीर कानून के पास भी नहीं है। तो अगर वज़ीर कानून के पास मुसव्विदा नहीं था तो मुसव्विदे के कंटेंट का इनको क्या पता था कि उसमें कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और वो पाकिस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ हैं, या कोई मावरा आइन, कोई आइन उसमें बनना जा रहा है। लेकिन इनका काम ही यही है कि ये चीज़ों को डिस्प्यूटेड करें, उसको मुतनाज़ा बनाएं और चीज़ों को पहले से इतना बिगाड़ दें कि आप उसमें कोई अच्छी बात जो है वो ढूंढते ही रह जाएं। अब जबकि आपने देख लिया कि मुसव्विदा जो है वो पेश हो चुका है, और जो आपने बात की ना देर करने की, तो उसमें ये था कि तमाम, देखिए आज भी बिलावल साहब ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, मैं उसी को कोट करना चाहता हूँ कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, बट वी वांट एवरीवन, तमाम जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं कि कोई ये ना कहे कि हम पार्लियामेंट को रबड़ स्टंप की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारा हरगिज़ ना इस तरह कोई इरादा था, ना अब है और ना फिर है, ना करेंगे। हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आइन जो है ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की अमानत है। और ये दूसरी बात ये भी आपको बता दूं कि जो आइन होते हैं ये बने ही इसीलिए होते हैं कि वक्तन फ़वक्तन इस जो आपको दरपेश मसाइल रोज़मर्रा ज़िंदगी में आते हैं तो उसमें तरामीम भी होती रहती हैं। सो इट्स अ नॉर्मल केस। मेरे ख्याल में इसको इतना ज़्यादा डिस्प्यूटेड या इतना ज़्यादा परेशान कुन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब चीज़ें बिल्कुल सामने आ गई हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन सरफेस। मेरे ख्याल में नाउ PTI शुड कम ओवर और उनको अपना जो पार्लियामेंट किरदार है वो अदा करना चाहिए। अगर वो अपना वो दूसरा वाला जो रोल है उसको छोड़ के वो पाकिस्तान की खातिर, दस्तूर की खातिर आएंगे, तो मेरे ख्याल में आईनी अदालतें, ये भी कोई वो बात नहीं है कि जिसको आप गैर आईनी कह सकते हैं। ये वक्त की ज़रूरत है कि आपकी अपनी अदलिया पर इस वक्त बहुत बोझ है, ताकि उनके शोल्डर्स भी लाइट हों और आगे काम चले, मुल्क का निज़ाम चले। शौकत बसरा साहब, जिस तरह से इख्तियार वली साहब ने भी कहा और फिर मैंने वज़ीर कानून का आपको हवाला दिया, तो सर अगर कोई हिजान था जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग रहा था कि उनसे छुपाया जा रहा है, या कोई ऐसी आईनी तरमीम आ रही है जो शब खून है, फिर जिस तरीके से बात की जा रही थी कि शायद जो है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन की बात होगी, वो भी आज फुल कोर्ट के हवाले से जो है वो आज नोटिफिकेशन आ गया है। तो सर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तूफ़ानी कैफियत से निकल आई है, सर थोड़ा सुकून मिला है। कल पेशावर में भी जो कुछ हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ वफाकी हुकूमत के बहुत से नुमाइंदे मौजूद थे, चाहे फिर वो फैसल करीम कुंडी साहब जो फेडरेशन के नुमाइंदे हैं वो मौजूद थे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। तो सर अब कोई ठंड पड़ी आप लोगों को भी सर? फवाद भाई, सवाल का जवाब देने से पहले इमरान खान जो हमारे बानी चेयरमैन है PTI के, उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं और उन्हें जो है हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, ना मुलाकात पे पाबंदी है। बल्कि अभी आज जब मैं आपका प्रोग्राम कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस उमर फारूक की अदालत में हम गए थे। जो हमारा आईनी कानूनी हक और जनरल जेल के जो मैनुअल्स हैं, आप किस तरह पाबंदी आयद कर सकते हैं किसी के साथ मुलाकात पे, तो हमें हमारे शदीद खतरात हैं कि उनकी जान को खतरा है। और अगर इन्होंने हमें इजाज़त ना दी इस फॉर्म 47 की जाली हुकूमत ने, तो हमें मजबूरन मेरा ख्याल है दोबारा दी चौक या अडयाला की तरफ मार्च करने का फैसला कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि मैं स्टार्ट में आपको ये सेंसिटाइज कर दूं कि इस वक्त सूरत हाल मेक और ब्रेक पर है।
इमरान खान जो 90-95% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आज भी इस कठपुतली पार्लियामेंट में 547 की जाली हुकूमत में जो एस्टेब्लिशमेंट ने पार्लियामेंट बनाई है, उसकी वजह सबसे बड़ी जमात की आज भी रहनुमा इमरान खान है। और उनको हमें ये इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ है और अभी तक हमारे कारकुनान जो है बहुत इश्तिहाल में है, हमने रोका हुआ है। हमारी शौकत साहब, आप इतने पुराने सियासी कारकुन हैं सर, आपको लगता है कि ये हुकूमत या कोई भी हुकूमत रिस्क ले सकती है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर, एक बड़ी पार्टी के सरबराह के ऊपर जेल में तशद्दुद करे? सर ये सियासी बयान है, ये हकीकत है? क्योंकि जेल से कुछ रिपोर्टें ऐसी भी हैं कि इमरान खान साहब। फवाद भाई, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जेल गाह में कन्वर्ट हो चुका है। 9 मई के बाद भी 10,000 हमारे लोग जेलों में थे। आज भी ये जो इस्लामाबाद के अंदर हमने पुरअमन एहतजाज किया, उसके बाद भी 8-10,000 लोग जो हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब की जेलों में उन पर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं दहशतगर्दी के, कत्ल के। और अंदाजा आप कीजिए, आप कह रहे हैं कि मुझे बताइए और तशद्दुद क्या होता है। आज इमरान खान साहब का पूरा खानदान, उनकी माएं, उनकी बहनें, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके कारकुनान आज सब जेल में हैं। तो और इसको फाशिज्म क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल प्लस नहीं तो और क्या है, और पाकिस्तान में किसको कहते हैं इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। और आप मुझे बताइए कि इनको क्या मजबूरी है कि हमारा इंतजार पंजोता जो उनके फोकल पर्सन है, उनको रात अगवा कर लिया गया है, लोगों को किडनैप कर लिया गया, वो मिसिंग पर्सन है। सो हमारे सीरियस खदशात हैं कि उनकी जान को खतरा है। मैं आखिरी बात करके, अच्छा लगे हाथ दो शौकत साहब, इंसानी हकूक की एक खिलाफ वर्जी मुझे भी किसी ने बताया है कि खिलाफ वर्जी आप लोग भी कर रहे हैं कि आपने अपने MNA MPs को बंद कर दिया है किसी कमरों के अंदर, KPK के अंदर, वहाँ पे जो है वो सुना है पाबंदी लगा दी है उन पे। ऐसा है क्या सर? ये मुझे भी प्रोड्यूसर साहब ने कान में कहा कि ये भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप पूछ ले। मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ, इसमें क्या है? फवाद भाई सवाल का जवाब देने पहले आखिरी बात कह दूं, अगर हमें आज इजाजत नहीं मिलती, कैटेगरिकली कह रहा हूं, मिलने की, तो इंशाल्लाह विदिन 2 और 3 डेज हम लोग अडयाला जेल के सामने पुरअमन धरना देंगे, लाखों लोग आएंगे या डी चौक पे बैठेंगे। बिल्कुल हम इस वक्त तक फिर वापस नहीं जाएंगे जब इमरान खान को रिहा न करें। यानी कि बसरा साहब, हिजानी कैफियत खत्म नहीं होनी, फिर चाहे फिर वो आईनी तरमीम के ऊपर शुरू हो या फिर भाई क्या करें। पाकिस्तान की वाहिद फेडरेशन की अलामत इमरान खान है, वाहिद इमरान खान है जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकते हैं। आप पाकिस्तान को आग लगाना चाहते हैं, आप बताइए कि आप KP के अंदर डायरेक्ट गोलियां मार रहे हैं जाके वफाकी हुकूमत, वो लोग 4 लाशें वहां से आ रही हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, डी चौक में आप चैलेंज कर रहे हैं, माए बहनें बेटियां गिरफ्तार है। पहले कौन सा पाकिस्तान में अमन है? इस तरह पाकिस्तान चलता है एक जाली हुकूमत को बचाने के लिए। सर मैं जरा इख्तियार वली साहब से इस पे जवाब ले लूं। इख्तियार साहब, मैं बात मुकम्मल कर लूं, एक बात करके। जी सर। भाई तक आपने कहा तरामीम, पहली बात है, ये जो अस्करी तरामीम है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट की तरामीम है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्लियामेंट से पास करवाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कैटेगरिकली कह चुके ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्लियामेंट है। आप मुझे बताएं, जिस पार्लियामेंट को इख्तियार ही नहीं है, अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, मियां नवाज शरीफ जिनके नाम पे इख्तियार वली साहब इलेक्शन लड़ते हैं और वोट लेते हैं, अगर वो हार गया, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो जीता कौन है? इसलिए मेरे भाई बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं, किसी इनकी अस्करी तरामीम को, एस्टेब्लिशमेंट की तरामीम को, जिनको इनको आज पता चला वजीर कानून के कौन सी तरामीम आ रही है। एनीवे, मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्योस है, अफरा तफरी है, एक बहुत बड़े इमरान खान की जान को खतरा है। इसलिए अगर इमरान खान की जान को खतरा है तो हम किसी सूरत से सुकून से नहीं बैठेंगे। ये तरामीम होती है, ये तावन होता है अपोजिशन का कि आप हमें जेलों में डाल रहे हैं, इमरान खान की जान को खतरा है, हमारे ऊपर ATA की FIR दे रहे हैं, 302 की FIR दे रहे हैं। इस तरह आप अपोजिशन को इत्मीनान में लेना चाहते हैं? इस तरह नहीं हो सकता। ठीक। इख्तियार वली साहब, सर ये तो ज्यादती नहीं हो गई कि आप खान साहब से मिलने नहीं दे रहे हैं लोगों को? सर फिर जब सही खबर नहीं होती तो फिर ये अफवाह आती है ना, आप मिलने दें ताकि इन्हें इत्मीनान हो जाए कि ना कोई तशद्दुद हुआ है, ना कोई खाने पीने पे पाबंदी है, उनकी सेहत भी ठीक है, उनके साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा। तो जब आप ठीक खबर नहीं देते तो फिर अफवाह आती है ना सर? फवाद भाई, ये RTS के नतीजे में बनने वाली एक पार्टी है जिन्होंने अभी हुकूमत देख ली। बच्चा सका की हुकूमत का आपने सुना होगा, जिन्होंने चमड़े पे अपनी एक दिन की हुकूमत किया, वो सिक्का जारी किया था। ये वो वाले लोग हैं। ये हमें आइन की किताब पढ़ा रहे हैं, ये हमें सिविल सुप्रीमेसी बता रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट से खुद
उसके गमले से निकले हुए लोग हैं, ये आज हमें जो है तो सिविल सुप्रीमेसी का दर्स देते हैं। ये मोहल्ले की मासियों की तरह रोना धोना बंद करें। ये जो मैयतें हो जाती है ना बड़े घरों में, और इधर उधर से मोहल्ले की मासियों को इकट्ठा करते हैं, उनको 100 50 रुपए जेब में हाथ में रख के ना कि इधर आओ ज़रा इस मैयत की ज़रा बयान करो कि इसकी आंखें बड़ी प्यारी थी, इसके गाल बड़े लाल थे, इसकी जुल्फ़ें बड़ी काली थी, इसका कद बड़ा ज़रा दराज था। ये मोहल्ले की मासियों वाला रोना धोना बंद करें। बसरा साहब, आपका लीडर बिल्कुल ठीक ठाक है, देसी मुर्गे खा रहा है, देसी अंडे, देसी घी के पराठे खा रहा है, बड़े मज़े में है। जहाँ तक उससे मुलाकात पे पाबंदी है तो वो इसलिए है कि आपकी मुलाकातों में बिल्कुल वो सिलसिला रुक नहीं रहा था कि बंदा तो अंदर है लेकिन साजिशें फिर भी हो रही हैं। डी चौक में पहुंचो, उस वक्त पहुंचो जब पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ करने लगी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है, या वो IMF कह रहा है जिसके पास आप पूरा पाकिस्तान गिरवी रख कर आए हैं, अपना स्टेट बैंक आप गिरवी रख कर आए हैं, इस मुल्क के कर्जे दुगने करके आए हैं, ये एयरपोर्ट्स और मोटरवेज आप वहाँ पे पोर्ट्स अपने गिरवी रख कर आए हैं। वो मईशत जो है उसकी आंखें खुल गई हैं, उसकी डायरेक्शन ठीक हो गई है। जहाज़ जो आपकी इकोनॉमी का है वो टैक्सी कर रहा है एंड इट्स अबाउट टू टेक ऑफ। दुनिया से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम, हेड ऑफ द कंट्रीज, वो आपके मेहमान बने हुए हैं पाकिस्तान में। और आप ऐसे हालात में यहाँ पर डी चौक में धमा चौकड़ी रचाने की प्लान करते हो, आप बगावत की बातें करते हो, आप इस्टेब्लिशमेंट को एट स्टेक रखते हो, आप रियासत को एट स्टेक रखते हो, और फिर यार कमाल की बात है बहादुरी की बातें करते हो। मेरे सामने बैठकर कोई PTI वाला बहादुरी की बात कर सकता है? मैं बताता हूँ आपको, आप अपनी जूते और सरकारी इमलाक खैबर पख्तूनख्वा की वो आप डी चौक में छोड़ कर गए हैं। कोई आज तक, मैं आपसे ये अगर पूछूं बसरा साहब आप बता दो, आपकी पूरी पार्टी में कोई बता दे, आप अली अमीन की स्टेटमेंट को ओन करते? आप उसको सच मानते हैं? इज ही मिस्टर इंडिया? इज ही इंडियाना जोन्स? वो डॉन है जिसके पीछे 11-12 मुल्कों की पुलिस फिर रही थी और वो हाथ नहीं आ रहा था? जरूर देखिए, वो एक मूवी है द मेमोरीज ऑफ एन इनविजिबल मैन। तो झूठ के ये जो आप पहाड़ खड़े कर देते हैं ना, ये बातें छोड़ दे, ये गलत बातें हैं। अब ये पाकिस्तान के बनने का, संवरने का वक्त आ गया है और इसमें किसी शरारत और किसी इंतशार की गुंजाइश नहीं है। और मैंने आपको बता दिया था कि हम आपको पॉलिटिकली डील कर रहे थे, लेकिन आपको पॉलिटिकल सियासी ज़बान समझ नहीं आई। अब ये बातें छोड़ दो कि उधर बंदा उठा लिया गया, इधर पर्चा हो गया। ये पर्चे वर्चे आपने बड़े देखे हैं, हमने बड़े देखे हैं, हम भुगत चुके हैं ये सारी चीज़ें। हम तो इतना भुगते हैं कि उसकी कोई, आपने उसका तो अभी 5% भी नहीं भुगता जितना हम भुगत चुके हैं। तो अपना जरा सीना बड़ा रखिए, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। शौकत साहब वैलिड पॉइंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। आगे देखिए होता है क्या। इख्तियार वली साहब का बड़ा वैलिड पॉइंट है। सर, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, आप कहते हैं 2 दिन बाद आएंगे, यानी कि एन इजलास वाले दिन आप जेल के बाहर पहुंचेंगे एहतजाज करने के लिए? अच्छा, पहली बात फवाद, ये कंप्लीटली इररेलेवेंट लोग हैं। ये स्टेज शो पे जाके ऐसी बातें जूते तो मार सकते हैं, सियासी लोग अब ये रहे नहीं है। सियासतदान वो होता है जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आता है और अवाम का नुमाइंदा होता है। वो बेचारा यहाँ पर आया था वज़ीर आज़म बनने के लिए, वो बाबूजी नवाज शरीफ, हालत देख लें, वो जेल में बैठी डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया। तो सो दे आर कंप्लीटली इररेलेवेंट। सो ये अदाकारी कर सकते हैं, ये भड़क मार सकते हैं। अभी इख्तियार भाई मेरे, इनसे ये पूछे KP में इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो कितने वोट लिए इन्होंने, या कोई जमात रह गई है पाकिस्तान में सिवाय तहरीक इंसाफ के? बात फिर वहीं पे आती है, हमें अंदाजा है ये बेचारे जिस जगह पे पहुंच गए हैं, वो वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का नारा लगाते लगाते आज हालत ये है कि सारी की सारी जमात, अब इनका तकिया सिर्फ इस बात पे है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ को कुचल दे, इमरान खान साहब की जान को खतरा हो, हमें जेलों में डाल दे, तो शायद वो हम लोग सर्वाइव कर जाएं। वो पंजाबी कहते ना, वो दिन डुबा जो घोड़ी चढ़िया कुब्बा। इन विचारों को तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ टीवी पे बैठकर आप इनको बुलाते हैं, ये बातें कर सकते हैं। इन्हें कहें जरा पब्लिक में जाके दिखाएं, इनको कहें जाके कि बगैर सिक्योरिटी के बाहर निकल कर दिखाएं। सो ये अब लोग पाकिस्तान के अंदर ये जो
चूरन बेच रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जमातें हैं, ये जो छान बुरा है, जिनको जो मर्जी नाम दे ले आप, ये तमाम के तमाम लोग अब लेटे हुए हैं गेट नंबर 4 के सामने, एस्टेब्लिशमेंट के सामने। अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इमरान खान को इस तरह खत्म करो। 2 साल हो गए हैं, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, पार्टी तोड़ी जा रही है, निशान छीने गए, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। शौकत बदरा आपके सामने बैठा है, 50,000 वोटों से जीत कर आया हूं, तीसरे नंबर वाला इजाजुल्लाह का, उसको जितवा दिया गया। पूरे पाकिस्तान में ये हालत है। उसको मेरे भाई इनकी तो बात का जवाब देना वक्त जाया करने के मुताबिक है। हम तो इनको एंजॉय करते हैं, सिर्फ जैसे वो आप देखने जाते हैं ना, वैरायटी शो देखने जाते हैं या किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वो झुकते लगती हैं, हम इनको एंजॉय करते हैं कि इनको सुने, एंजॉय करें। इनकी बात का जवाब इसलिए मैं नहीं दे रहा, इस वक्त पाकिस्तान में 2 फोर्सेज हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ है स्टैब्लिशमेंट जिसने पाकिस्तान की सलामती की जिम्मेदार है, और इमरान खान है जो एक सियासी हकीकत है। और 2 ही हकीकतें हैं जो पाकिस्तान को बचा सकती हैं। इनका फायदा किस चीज में है कि बस ये कहें कि जनाब देखें ये स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और मेरे भाई यहां हम भी रहते हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। फिर लंदन से बैठ के वही बाबूजी इस तरह गोलाबारी करते थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, DGIS के खिलाफ, डॉन लीक हुआ। इन विचारों की अब कहानी हो गई है खत्म। तो मेरे भाई जो लोग काउंसलर बनने की हैसियत ना रह गई हो, उनके साथ तो हमारा मुकाबला नहीं है। अब आप करना क्या चाहते हैं? आप पाकिस्तान की सालमियत पर हमलावर हो चुके हैं, पाकिस्तान के आइन पर हमलावर हो चुके हैं। सर शौकत साहब एक छोटी सी यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी इसको करेक्शन कर लें। सर ये जुमला अजीब सा नहीं, दहशतगर्दी है इसके पीछे बढ़ती है, जो जाने दे रहा है उसी को आप इल्जाम ठहरा रहे हैं सर यहाँ पे। फवाद भाई ये किसने कहा था? ये जो हारी हुई हमारी चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, बाबूजी नवाज शरीफ की बेटी, जो पूरा टब्बर हार गया, ये उन्होंने नारा लगाया था, मैं उनके हवाले से बात की है। ठीक, अब मैं सिर्फ ये अभी कह रहे थे ना कि अच्छा सुन तो लो, मेरी बात मुकम्मल सुन लें। फवाद भाई पाकिस्तान में ये इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही नाजुक हालात से गुजर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में इन जैसे लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो काउंसलर बनने के अहल नहीं रहे, जिनका लीडर हार गया, ये बेचारे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये चोरन बेचना चाहते हैं। चूंकि ये मार्शला प्लस है, ये मार्शला नहीं है। यहाँ पर इंसानी बुनियादी हकूक का जनाजा, सहाफी जो हैं वो जेलों में हैं, आपके जो नेशनल सिंगर हैं वो जेलों में हैं, जजेस जिन्होंने इंसाफ देना है वो इंसाफ मांग रहे हैं। तो ये इन जैसे लोग टीवी पे आके, चैनलों पे आके, पार्लियामेंट में आके बैठ के जुगते लगा दें, 2-4 के लतीफे सुना दें। हम इनको एंजॉय करते हैं, चलें। और हमें दुख भी है, यकीन माने फवाद भाई, मियां नवाज शरीफ किसी जमाने में बेचारा अच्छा लीडर था, उसकी फॉलोइंग थी पंजाब के अंदर। अब क्या हैसियत है? अब यही हैसियत है कि बस वो निकलते हैं घर से और फिर चक्कर लगा के तंदूर का उजड़ कर लिया, वो कहीं से कोई नारा लगा दिया। हम तो कहते हैं कि जमातें मजबूत होनी चाहिए। बदकिस्मती से यही प्रॉब्लम है कि आज आप क्यों ये सब जमातें इमरान खान के खिलाफ कटी हैं, बुग़्ज़ इमरान में, कि इमरान खान का मतलब रास्ता नहीं है, सियासत कर नहीं सकते हैं। ये सब मिलकर ये इमरान खान से दुश्मनी नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमलावर है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमलावर है। वो आइन जो मैं मुतहद रख सकता है, आज ये अस्करी तरामीम करवाकर, ये मिलिट्री की तरामीम करवाकर बड़े नारे लगा रहे हैं। मैं जवाब लेता हूं। अभी मैं जरा शौकत बसरा साहब, मैं जरा इख्तियार साहब से भी जवाब लेता हूं। मैं छोटी सा ब्रेक ले लूं। इख्तियार साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये आप जो तरामीम कर रहे हैं, जैसा शौकत साहब बार बार कह रहे हैं कि ये अस्करी तरामीम है, क्या ये अस्करी तरामीम है? और फिर आपके इलेक्शंस के ऊपर भी दोबारा से सवालिया निशान उठाए। ब्रेक के बाद जरा जवाब दीजिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इख्तियार साहब सर सवाल छोड़ के गया था आपके पास। शौकत साहब बार बार ये कह रहे हैं कि एक तो आप लोग जीते हुए कोई भी नहीं है, खुद वो उन्होंने आपसे भी पूछ लिया कि आपने कितने वोट लिए, और फिर ये भी कहते हैं कि तरामीम अस्करी तरामीम है। सर देखिए, मैं बसरा साहब को इतना कहूँगा कि बसरा साहब मेरी बात सुने। आपको मैंने अभी आपकी गुज़श्ता तकरीर अभी सुनी जो आप करके खुतबा गए हैं ना, इसमें आपको मियां नवाज शरीफ के अलावा और कुछ याद नहीं है। एक स्टीरियोटाइप की सीडी है और वो आपके मुंह में पड़ी है। आपका सारे कमेंट्स मुझे अब ज़ुबानी याद हैं कि आप क्या बोलते हैं, आपके पास क्या नारा है, क्या नैरेटिव है। मैं आपको बता देता हूं कि नवाज शरीफ पहले किंग था, अब किंग मेकर बन चुका है। नवाज शरीफ जो है पूरे मुल्क के सबसे बड़े सूबे में उसकी हुकूमत है, मरकज़ में उसकी हुकूमत है,
इत्तेहादियों के साथ है। सिंध में इत्तेहादियों की हुकूमत, आपकी जो साबिका पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वहाँ पे हमारे इत्तेहादी हैं। बलूचिस्तान में हमारी इत्तेहादी हुकूमत है। एक सूबे में आप रह गए हैं, वो है खैबर पख्तूनख्वा, और सफाया आपका हो चुका है। आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान की हम सबसे बड़ी पार्टी है। किधर की बड़ी पार्टी, कहाँ की बड़ी पार्टी? आपकी पार्टी अब सिर्फ अडियाला जेल में ही है, सिर्फ जो है खैबर पख्तूनख्वा में है। शरारतें हैं। आपको अपने वज़ीर आला पर भी कोई एतमाद नहीं है। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, वो आपके पास है ही नहीं। मैं सीधी आपको बात बताऊं कि यू आर स्टैंडिंग नोवेयर। तुसी कित्थे रह गए हो बादशाह? तोड़ा कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। आपका कोई मामला है ही नहीं। आप ये बातें छोड़ दो कि हम मुल्क की बड़ी पार्टी है, हम मुल्क की मशहूर पार्टी है, हमारा लीडर बड़ा मशहूर है। जिसको आप मशहूर लीडर कहते हो, ऐसी मशहूरी को हमारे यहाँ पे लोग बदनामी कहते हैं। छोड़ दें इन बातों को, छोड़ दें। कुछ भी नहीं है। आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर आए थे, जो आपको लाया था आप खैर से चले गए हो, वो भी चले गए। अब पाकिस्तान की बात है। देखिए, आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आपने रोज़ाना सर्कस लगाना है, आपने रोज़ाना ड्रामा करना है। द शो मस्ट गो ऑन। पर्दे पे चलाने के लिए आपको कोई नई चीज़ चाहिए होती है, तो आपने कुछ तो कहना होगा। आपका लीडर कुछ तो कहता होगा कि जी उसकी जान को ख़तरा लाक है। ओ भाई, उसकी जान को किस चीज़ का ख़तरा लाक है? कोई भी नहीं, कोई ख़तरे की बात है ही नहीं। अगर वो जेल में है तो वो हमारी कस्टडी में है। आप उसकी फ़िक्र ना करें, आगे की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के उन लोगों की बात करें जिसका पेट्रोल आप 65 रुपये से 150 पे छोड़ के आए हो, जिसका आटे का एक थैला आप 600 से 2-2.5 हज़ार पे पहुंचा कर आए हो। यहाँ पर आपने वादा किया था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 2.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार करके गए हो। बात तो अब ये होगी कि अब हमारा और आपका जब कंपैरिजन होगा तो आप इस मुल्क को दिवालिया बनाने गए थे, आप सोमालिया बनाने गए थे। याद है ना, आपके लीडर ने कहा था, जैसे वो कहता है मैं निकलूंगा तो बड़ा ख़तरनाक हो जाऊंगा, कहता अब ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, अब इसके 3 टुकड़े होंगे। हुए? आपके सारे ख्वाब मलिया मेट हो चुके हैं, आपके लीडर के सारे ख्वाब ख़त्म हो चुके हैं। अब उसको चाहिए, ये जो आप चीख रहे हैं ना, इससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है आपको हमसे NRO चाहिए। नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। चोरी नहीं किए, रसीदें निकालें। और मेरा पूछते हैं, मैं वो बंदा हूँ कि जब मैंने आपकी जब तब्दीली की हुकूमत और आपका ये जो इनकलाब है, ये बड़े शबाब पर था। जब मरकज़ में इमरान खान यहाँ पर वज़ीर आज़म था, महमूद खान पेशावर में बैठा हुआ था, आपके सूबे का वज़ीर आला था, परवेज़ खटक डिफेंस मिनिस्टर था आपका, और सारी हुकूमत आपकी थी। मैं आपकी पार्टी को हरा कर असम्बली में पहुंचा हूं। मैं वो बंदा हूं, ठीक है? मेरे वोट देखने आप मेरी पॉपुलैरिटी चेक करते हैं। मैं अभी भी इस्लामाबाद में हूं और एक पब्लिक गैदरिंग से ढाबे वाले होटल पे चाय पी कर आ रहा हूं। हमें ये आप मत कहें कि हुकूमत के लोग जो हैं तो वो कहीं पब्लिक प्लेसेस में जा नहीं सकते। ये तुम्हारा ख्याल है, ये खुद को धोखा देते हो, या फिर अपने यूथियों को शायद तो आप धोखा देते हो। ये गोलियां खाना छोड़ दो और गोलियां खिलाना भी छोड़ दो, वरना आपका दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब हो जाएगा। मत करें, जो रियलिटी है उस पे आ जाएं। बात करें पाकिस्तान की। इस वक्त इलेक्शन हो चुका है, 5 साल तक कोई इलेक्शन नहीं है। सफ़र का पानी पी लें, ये ठंडा पानी, ये इस तरह घूंट ले लें आराम से। छाछ पी लें, छाछ, लस्सी ठंडी लाहौर वाली, वो पिए आराम से। सुबह जाए भज्जे के फाये खाओ, ठीक सर, हरीसा भी खाओ, खाना पिया खाता पीते रहो और अपना चिल मारो जरा। 5 साल कोई इलेक्शन में इलेक्शन नहीं है। ठीक, और 5 साल बाद अगर इलेक्शन होंगे ना, उसमें भी आपके पल्ले कुछ नहीं है। बसरा साहब, तुसी ताड़ी ओ मिसाल हो गई ना कि खोते ले लिए तो खोतियां महंगी हो गई, खोतियां ले लिए तो खोते महंगे हो गए। आप पहले पीपल्स पार्टी में थे, उधर थे तो चंगे रह जाते। अब आप आ गए उधर जहां पे और कुछ भी नहीं है, मां सिवाय इसको मार दो, उसको मार दो, ये मुर्दाबाद, वो मुर्दाबाद, इसको सीट से उतारेंगे, उसको सीट से उतारेंगे। इसके अलावा आपके पास 5 साल कोई प्रोग्राम नहीं है। रोते रहो, धोते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई।
ठीक हो गया। शौकत बसरा साहब एनआरओ मांग रहे हैं सर आप लोग रो रो के। अच्छा, यकीन माने वो छोटे होते ड्रामे देखते थे ना, काफी दिन हो गए जरा सियासत में आ गए हैं, मसरूफियत बहुत ज्यादा है, तो जिस तरह अवाम इनको एज अदाकार लेते हैं, सियासी मसखरों के तौर पर लेते हैं, बिलीव करें मैं चिल कर रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था। सर वो भी आपको चिल करने का ही कह रहे थे। मैं जा रहा था कि आप चिल करें, आप वैसे ही खामखा गोलियां खा के आ जाते हैं। ऐसे नहीं बात, लेकिन मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अच्छा करें मेरी बात, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं चिल करें, आराम से बैठे, हरी मिर्ची खा के। इख्तियार साहब उनकी बात सुनने दें, शौकत साहब की सर जरा बात करने दें। मैं इख्तियार साहब बिल्कुल आखिरी 4-5 मिनट रह गए, मैं इनकी भी सुनना चाहता हूँ शौकत साहब की। जैसे बंदे का हासा निकल जाता ना, मैं तो यकीन माने, मैं व्हाट्सएप पे ना जैसे ये गुफ्तगू कर रहे थे, व्हाट्सएप पे हमारी एक मीटिंग चल रही थी पार्टी की, जो हम प्लान कर रहे हैं दोबारा डी चौक या डेला की तरफ आने का। तो एसयू के दौरान कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं शौकत साहब? नहीं, सुन तो ले। हाँ। मैं दरमियान में कभी कभी जब वो थिएटर वाली गुफ्तगू करते थे ना, ड्रामा वाली, तो मेरा हासा निकल जाता था 1-2 दफा। अब थोड़ी देर पहले कह रहे थे वोट नहीं बताए, पता नहीं 2000 है या 3000 है, पता नहीं इलेक्शन भी मेरे भाई ने कैसे लड़ा था। दूसरी बात देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, देखें इस वक्त पाकिस्तान में ये बड़ी कुर्बानियों से बना है, इन जैसे लोगों के लिए नहीं बना था जो दिहाड़ीबाज हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा सूटा। और ये अच्छा, मुझे ना ज्यादा और भी बड़ी लोग सुनते हैं, ये हमारी हुकूमत आई है, अब हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। मेरी उम्र ना उस वक्त मेरे ख्याल में हार्डली मैं 12 या 13 साल का होऊंगा, तो मियां नवाज शरीफ उस वक्त वजीर आला थे पंजाब के, वजीर आला भी रहे, 3 दफा वजीर आजम भी रहे। तो जनाब जब मेरी हुकूमत आएगी, पाकिस्तान को जो है ना ये चाइना बन जाएगा, पाकिस्तान अमेरिका बन जाएगा। 40 साल से इनका यही डायलॉग सुन रहे हैं। हाँ, ये तो हुआ, खुद ये अमीर से अमीर तर हो गए। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां पे इनकी जायदादें नहीं, इनका कारोबार नहीं, और करते क्या है, पाकिस्तान को इस टोले ने, वो शरीफ माफिया हो, वो जरदारी टोला हो, इन लोगों ने इसको चिरागा समझा हुआ है, इनके बच्चों ने इसको चिरागा समझा हुआ है। यहां से माल लूटते हैं और ले जाते हैं, कभी सरे महल ले लेते हैं, एवनफील्ड अपार्टमेंट ले लेते हैं, लंदन ले लेते हैं। और इनकी जो चीफ मिनिस्टर है हमारे सूबे के अंदर, वो कहती है लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। बाद में कहती है होते कौन पूछने वाले, और मियां नवाज शरीफ है, और एक कहना मेरा अब्बा अमीर सी, दूसरा कहना मेरा अब्बा गरीब सी। इसलिए मेरे भाई, इन लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ, मुकाबला या किसी बात का मैं जवाब भाई का तब दूं जब आदमी अपने किसी मुकाबले करो। वैसे तो इख्तियार वली खान साहब अभी मौला जट और नूरी नाथ बन रहे थे, सियासी मुकाबले की बात कर रहा हूँ। सियासी मुकाबला इनसे हमारा नहीं रहा। इनको पहले अब ये काउंसलर्स का इलेक्शन लड़े, जब ऊपर आएंगे मियां नवाज शरीफ वगैरह, इनकी सियासी हैसियत होगी तो इनकी किसी सियासी बात का जवाब देंगे। अब रही बात ये एक बात सुन ले मेरी बात, सब आखिरी मिनट है, कब आ रहे हैं, आखिरी मिनट है। मैं फिर इनको कह रहा हूं कि ये आपकी फॉर्म 47 की कठपुतली हुकूमत, ये एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्लियामेंट, आप जो मर्जी कर लें, गैर आईनी तरमीम ले आए, आप गैर आईनी अदालतें बना लें, आप जजों पे हमला कर लें, मेरे भाई आपके पास नवंबर का आखिरी महीना है इख्तियार वली साहब, फिर मैं आपसे मिलूंगा। फिर आप जब काउंसलर का इलेक्शन कहीं लड़ रहे होंगे या मियां नवाज शरीफ बल्दियाती इलेक्शन लड़ रहा होगा, फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह नवंबर के बाद। इस दफा ये जरूर होगा कि आप लोगों को माजी की तरह आपको भागने नहीं देगी पाकिस्तान। ठीक हो गया शौकत साहब, एक आखिरी 30 सेकंड है, मैं जरा इख्तियार साहब से क्विकली जवाब ले लूं सर, खत्म करना है, अब मुझे फिर ब्रेक लेना है सर, आगे की तरफ जाना है प्रोग्राम में। इख्तियार साहब, काउंसलर के इलेक्शन के काबिल भी नहीं बची क्या आपकी पार्टी सर, जिस तरह शौकत साहब कह रहे हैं? एक तो मेरे इलेक्शन का रिजल्ट मैंने आपको भेज दिया, फवाद भाई वो जरा फिर इसको बता दीजिए कि मैंने कितने वोट लिए हैं, और मैंने ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा भी भेज दिया है। बस अब वो जमूरा, अब जरा आराम से बैठ के आराम से सुन लो। आपने फवाद, आपने क्या सवाल किया? सर जरा इख्तियार साहब को बात करने दीजिएगा। शौकत साहब, फवाद साहब आप अपना सवाल रिपीट कीजिए बीच में। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। माजिद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पूरा पाकिस्तान एक सवाल कर रहा है, और सवाल मैं दोबारा से करूं, भट्टी साहब को ये अच्छा नहीं लगता। 800 रन पड़ गए, 500 रन हमने बना दिए, मुसलसल इतनी शिकस्त हो गई, टेस्ट टीम में ऐसे हो गया वैसे हो गया, सारी बातें लोगों को पता है, मेरे सवाल की ज़रूरत नहीं है सर। लेकिन असल सवाल जो आपसे बनता है, मैं अभी जब नीचे से आ रहा था, मुझसे एक दोस्त पूछने लगे कि यार आप
क्या आज प्रोग्राम में करने लगे। मैंने कहा यार क्रिकेट पे भी थोड़ी सी बात करेंगे आखिर हिस्से में, पहले हिस्से में थोड़ी सियासत है। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, वही मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा यार ये क्यों है पाकिस्तान के साथ, क्यों हो रहा है पाकिस्तान के साथ, यही सर सवाल है। बाकी आज क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो जो है वो सबने देख लिया है क्या हुआ है। देखिए, आप तो स्टूडियो में दाखिल हो रहे थे, आपसे सवाल हुआ, मैं तो जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में दाखिल हो रहा था, मुझसे लोगों ने सवाल किया और उधर जमात खड़ी हो रही थी। लेकिन जो साहब पूछ रहे थे वो कह रहे थे बताएं पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है। देखिए फवाद साहब, बेसिक मसला ये है, हमने पिछले 3 साल से लगातार चेयरमैन चेंज कर रहे हैं, कोचेस चेंज कर रहे हैं, पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटियां चेंज कर रहे हैं। हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास आज वो प्लेयर नहीं है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड क्लास टीम बन जाए, लेकिन आज हमारी टीम इतनी बुरी भी नहीं है कि हम बांग्लादेश से दोनों टेस्ट मैच हार जाएं। दरअसल हम 6-6, 8-8 महीने में जब चेयरमैन चेंज करेंगे, कोचेस चेंज करेंगे, सिलेक्शन कमेटी चेंज करेंगे, कोचिंग स्टाफ को चेंज करेंगे, तो उसके बाद ओवरनाइट तो अब हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि हमें नताइज मिले। हमें असल में सिस्टम को टाइम देना पड़ेगा, कोई खराब करे अच्छा करे। अब देखें ना, आज पाकिस्तान की टीम तारीख की बदतरीन शिकस्त से 2-4 हुई, बजाय ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोगों को इस शिकस्त में डिस्कस करने देता, आज सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दी। सिलेक्शन कमेटी में हिस्ट्री में पहली बार दुनिया में, मैंने चेक कर लिया, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई सही कर दे, दुनिया में आज तक किसी अंपायर को किसी सिलेक्शन कमेटी में नहीं रखा। हमने अलीम डार को सिलेक्शन कमेटी में रख लिया, हमने सिलेक्शन कमेटी का सरबराह किसी को नहीं बनाया, हमने नॉन क्रिकेटर को सिलेक्शन कमेटी में वोटिंग राइट दे दिया। तो मतलब एक तो हमारी क्रिकेट में गलत फैसले हो रहे हैं और जल्दी जल्दी हो रहे हैं। आप देखिए, पिछले 3-3.5 साल में हमने कोई 7-8 कोचेस चेंज कर लिए, हमने 5 चेयरमैन चेंज कर लिए, हम लगातार सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन चेंज कर रहे हैं, कभी सिलेक्टर चेंज कर रहे हैं, कभी बाबर आजम को रख रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को 5 मैचों के बाद तब्दील कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम जो जल्दबाजी में फैसले कर रहे हैं उस भट्टी साहब, आप जल्दबाजी के फैसलों की बात करें, लेकिन मेरा एक सवाल है सर आपसे, क्या जल्दबाजी के फैसलों का मसला है या आप टैलेंट भी उस तरीके से हमारे पास मौजूद नहीं है? क्योंकि हम तो 800 रन कभी खाएंगे ये हमने सोचा नहीं था, पाकिस्तान का तो हथियार ही उसकी बॉलिंग थी। देखिए फवाद भाई, मैं अपने आप को इस लिहाज से खुशकिस्मत समझता हूं कि पिछले 35-36 साल में जितना मेरा सहाफती कैरियर रहा है, हमने पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत सारा उरूज देखा। लेकिन आज ये दिन भी देखना पड़ेंगे, ये शायद मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने वो टेस्ट मैच भी 2002 में शारजा में कवर किया जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 और 64 रन पर आउट हुआ और 2 दिन में हम टेस्ट मैच हार गए। पाकिस्तान के पास सारे सुपरस्टार थे, लेकिन इतने कंसिस्टेंट तरीके से हम पिछले 11 टेस्ट मैचों में होम ग्राउंड पर 7 टेस्ट मैच हार गए। मेरे ख्याल में इतनी बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट की किसी को तवक्को नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं कि हमने जो T20 क्रिकेट की बुनियाद पर टेस्ट मैचों की सिलेक्शन हम करते रहे, उसकी वजह से भी हमारे यहाँ मसाइल पैदा हुए। प्लेयर्स पावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिक्टेट करती रही। आप देखें ना, लास्ट ईयर जका अशरफ साहब के दौर में प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर रहे थे। 2 बार पीसीबी चेयरमैन को उड़कर कोलंबो जाना पड़ा, प्लेयर्स के साथ मुज़ाकरात की और बमुश्किल एशिया कप से पहले प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने पे तैयार हुए और उसमें ये शर्त रखी गई कि 3 साल तक जो पे स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। अगर आज भी कोई एक कैटेगरी में आएगा तो उसको अगले इस साल और उससे अगले साल 60 लाख रुपए मिलेंगे। तो प्लेयर्स ने भी पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज किया। फिर दोस्ती यारी में बाहर से हमने बहुत ज्यादा प्लेयर्स को आने नहीं दिया। तो बहुत सारी खराबियां हैं। मेरे ख्याल में आज शायद मैं ये कहने में हकबजानिब हूं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट में इतना बदतरीन और बुरा दौर नहीं था कि 556 रन करके, मैं जो 2002 के मैच की बात कर रहा हूं, हम 52 और 64 रन पर आउट हुए थे। आज हम 556 रन करके इनिंग्स डिफीट खा गए और हमारे खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक लाइन नजर आई। हमारे प्लेयर जहां सेंचुरी बना रहे थे, इंग्लैंड प्लेयर जो माइनस टेम्परेचर से आया था वो ट्रिपल सेंचुरी बना रहा था। तो हमारी क्रिकेट को मेरे ख्याल में अब खड़ा होने में
ओवरनाइट खड़ी नहीं होगी, हमें 2-3 साल टाइम देना होगा, लेकिन अच्छे दयानतदार और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों को लाना पड़ेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोग जब पाकिस्तान क्रिकेट में आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट कभी खड़ी नहीं होगी। लेकिन भट्टी साहब, अभी भी एक सवाल अपनी जगह है। हम बॉलर्स की हम मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम छोटे थे तब भी हमने ये देखा कि जिस वक्त इंजमाम था, जिस वक्त यूसुफ योहाना थे, मोहम्मद यूसुफ थे, यूनुस खान थे, उससे पहले भी अगर आप चले जाएं एक पूरी लीग जो सईद अनवर और आमिर सुहेल, मतलब 92 या 90 के बाद के जितने भी हमने मैचेस देखे, जो मैंने खुद देखे, उसमें हमने देखा कि बैटिंग ने तो धोखा दिया कि आप एक आउट हुआ तो उसके बाद लाइन लग गई, चाहे फिर वो 99 का वर्ल्ड कप हो, जो मर्जी हो, बैटिंग ने बड़े अच्छी तरीके से धोखे दिए सर। लेकिन बॉलिंग में कभी हमने सोचा था कि हम 800 रन खा लेंगे अपनी घर पे, अपनी पिच पे? देखिए बिल्कुल नहीं। मुझे याद है 79 में जब पाकिस्तान की टीम इंडिया से हार कर आई इंडिया में, तो यहाँ एक तूफान बर्पा हो गया, आसिफ इकबाल को रिटायरमेंट अनाउंस करना पड़ी। लेकिन जब कराची में पहला टेस्ट मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडियन टूर के फौरन बाद आई, तो पाकिस्तान ने 3.25 दिन में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हरा दिया। ये वो टेस्ट मैच था जिसमें तौसीफ अहमद का डेब्यू हुआ। तो देखिए वो क्वालिटी प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आज हमारे पास, जब हम बॉलिंग की बात करते हैं, हारिस रऊफ आज पाकिस्तान के सबसे तेज बॉलर हैं, तो हारिस रऊफ को हम कहाँ हमने भेज दिया? वो तो अमेरिका में कुछ चैरिटी फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट में अगर गवर्नेंस लाएंगे, प्लेयर्स क्रिकेट बोर्ड को डिक्टेट कर रहा है, जब प्लेयर स्ट्रांग हो जाएगा, एज ए इंस्टीट्यूशन क्रिकेट बोर्ड कमजोर हो जाएगा, तो फिर तो पाकिस्तान। लेकिन भट्टी साहब एक सवाल पैदा होता है, माजी में इतने बड़े बड़े स्टार्स थे जिनके बड़े बड़े नाम थे, वो अगर जो है वो पावरफुल हो गए थे, तो हम कैसे, मतलब उस वक्त हम ये सुनते थे कि एक टीम है इसमें जी 6 साबिक कप्तान खेल रहे हैं, तो अब 6 साबिक कप्तान खेलेंगे तो इख्तलाफ भी होगा, सारी पावरफुल है। सर अब तो ये सारे नन्हे बच्चे हैं, ये इतने पावरफुल कैसे हो गए? देखिए उस जमाने में जबकि आप बात कर रहे हैं 90s में, लड़कों के आपस में बड़े सीरियस किस्म की लड़ाइयां थी, बातचीत बंद थी, लेकिन जब सुबह ग्राउंड में उतरते थे वो लड़ाइयां बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़ के आते थे, अंदर आकर पाकिस्तान को वो मैच जितवा देते थे। मुझे याद है 90s में एक मैच हुआ न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड को जीत के लिए शायद 147 या 146 रन का टारगेट मिला, पाकिस्तान ने 90 रन पर न्यूजीलैंड को आउट करके वो टेस्ट मैच जीत लिया। तो लड़ाइयां उस जमाने में भी थी, लेकिन आज हमारे पास इदारा हमारा कमजोर है, हमारे प्लेयर इतने स्ट्रांग नहीं है। इस आज हारने वाली टीम में आप जिस प्लेयर को चाहें, शान मसूद से लेके नसीम शाह, अबरार अहमद, जिसको चाहें अगले टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दें, किसी और प्लेयर को खिला लें, तो क्रिकेट बोर्ड कहीं तो स्टैंड ले लेना। जब बाबर आजम 18 इनिंग्स में फेल हो गए, मोहम्मद रिजवान फेल हो गए, शाहीन फेल हो गए, तो भाई जो नए लड़के हैं, कामरान गुलाम है, साहबजादा फरहान है, हुरैरा बहुत एक अपकमिंग ओपनर है, हम इनको खिला क्यों नहीं रहे? हमें एक थोड़ी सी अच्छी। ठीक हो गया भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।